नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक सभी लेन देन जिसमें एक अचल संपत्ति की बिक्री शामिल होती है को रजिस्टर कराया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अचल संपत्ति की बिक्री से जुड़े सभी लेन देन को पंजीकृत कराना जरूरी है। साथ में गिफ्ट में दी गई प्रॉपर्टी और 12 महीनों से ज्यादा की अवधि के लिए लीज पर दी गई संपत्ति को भी अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करवाने पड़ते हैं, साथ में उचित फीस भी। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी आपको देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विकास उपाध्याय जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके सलाह ले सकते हैं। फोन नंबर्स टीवी स्क्रीन पर हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए, कानूनी सहायता के लिए आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ से इसकी जानकारी ले सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127 01206127 चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और विकास जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि संपत्ति पंजीकरण क्यों करवाया जाता है? क्या संपत्ति पंजीकरण अनिवार्य है? वक्ता जी, सबसे पहले नमस्कार आपको और एपीएन न्यूज को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपका जो सवाल है कि संपत्ति पंजीकरण क्यों करवाना चाहिए जी, तो जैसे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते वक्त आपने बताया कि ये अनिवार्य होता है, तो सर्वप्रथम तो इसलिए क्योंकि अनिवार्य है। दूसरा इसलिए क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन अगर प्रूव करना है कल को कोर्ट में या किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया में, आपको अगर प्रूव करना है कि ट्रांजैक्शन हुआ है और संपत्ति का ट्रांसफर हुआ है, उसके लिए आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वो रजिस्टर्ड हो। तीसरा ये कि रिकॉर्ड में वो क्लियर रहता है कि रिकॉर्ड में वो चीज दिखाई जा सके, ताकि भविष्य में कोई मान लीजिए कि अगर मैंने रजिस्ट्री नहीं करवाई है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो जो पहले वाला संपत्ति का ओनर रहा है, स्वामी रहा है, वो किसी और को भी वो संपत्ति बेच सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड में इसकी एंट्री नहीं होगी कि मैंने वो संपत्ति खरीदी थी जी। तो इसलिए रिकॉर्ड्स को भी दुरुस्त रखने के लिए ये जरूरी होता है कि इसको किया जाए। जी विकास जी, क्या स्टैम्प ड्यूटी क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को भी इसके बारे में बता दीजिए। स्टैम्प ड्यूटी एक तरह का आप कह सकती हैं कि एक फीस होती है जो राज्य शासन देती है इस तरह के ट्रांजैक्शंस में जी। जब कभी, और ये हर राज्य में वेरी करता है, कहीं पे 5% होगा, कहीं पे 7% होगा, कहीं पे 9% होगा, और इसमें कॉम्बिनेशन भी होते हैं। जैसे महिलाओं के लिए अमूमन सभी राज्यों में सबसे कम स्टैम्प ड्यूटी होती है। तो जो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट होता है या जो सर्कल रेट होता है, इनमें से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी उसके पोर्शन पे लगता है। तो अगर मान लीजिए कि सर्कल रेट किसी एक जगह का 100 रुपए है और आपने संपत्ति 200 रुपए में खरीदी है, तो आपको 200 रुपए का उतना प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी में देना पड़ेगा जो उस राज्य में निर्धारित होगा जी। या अगर किसी ने कहा कि सर्कल रेट तो 100 रुपए है बट मैंने संपत्ति 70 रुपए में ही खरीदी है, तब उसको 70 नहीं 100 रुपए पे देना पड़ेगा। तो सर्कल रेट या जो संपत्ति की वैल्यू होती है उसमें जो भी ज्यादा होता है जी, उसका वो निर्धारित प्रतिशत जो वहां पे उस राज्य में निर्धारित किया गया है वो स्टैम्प ड्यूटी के तौर पे दिया जाता है ट्रांजैक्शन में। जी विकास जी। विकास जी, बैनामा और बिक्री समझौता दोनों में फर्क क्या है? बेनामा बेसिकली एक उर्दू शब्द है, सेल डीड या जो बिक्री होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब कभी भी हम निगोशिएट करते हैं, कोई भी एक व्यक्ति निगोशिएट कर रहा होता है कोई भी डील,
तो डील निगोशिएट करते वक्त आप पहले जब आपकी फाइनल हो जाती है तब आप एक एग्रीमेंट करते हैं, जिसको एग्रीमेंट टू सेल या बिक्री समझौता आप कह सकते हैं, जिसमें क्या कंसिडरेशन अमाउंट होगा, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन ओनर है, कैसे आप ट्रांसफर करा रहे हैं, ये सारी चीजें, क्या म्याद होगी, किस म्याद में पेमेंट होगा, किस तरह से किया जाएगा, ये सारी चीजें आप उसमें डिटेल में लिख देते हैं। वो होता है एग्रीमेंट टू सेल या बिक्री समझौता जी। उसके तारतम्य में जब आखिरी में आप रजिस्ट्री करवाते हैं, को रजिस्टर्ड डीड करवाते हैं, सेल डीड को, उसको बेनामा बोलते हैं जी। विकास जी, अगर बेनामा जो हम करवाते हैं वो नाकाम हो जाए तो ऐसे में फिर क्या होगा और क्या किया जा सकता है? ये एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग इशू है जिसपे काफी टाइम से डिबेट भी हो रही थी और अभी भी हो रही है, बस उस पर कोई सॉल्यूशन ऐसा सच नहीं निकला है। वो ये कि हम और आप जब बिक्री कोई होती है, एक अच्छा खासा फीस स्टैम्प ड्यूटी के तौर पे राज्य को देते हैं जी। बट वो स्टैम्प ड्यूटी का देना इस चीज को निर्धारित नहीं करता या इस चीज का गारंटी नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिक्योर है। हाँ। तो कल को अगर ये माना जाता है, ये पाया जाता है किसी भी कानूनी कार्यवाही पे कि जिस रजिस्ट्री को हमने करवाया और जिसमें हमने स्टैम्प ड्यूटी दी है वो किसी ने चैलेंज की, या किसी कानूनी कार्यवाही में पाया जाता है कि वो सही नहीं है, जिससे हमने खरीदा, शायद हो सकता है वो उसका ओनर ना हो, उसका हकदार ना हो उस संपत्ति का, और वो सेल डीड हमारी कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास कोई राइट नहीं बचता सिविल साइड में। पैसा रिकवर करने के लिए जरूर हम कर सकते हैं कि जिसको हमने पैसा दिया उससे हम हर्जाना मांग सकते हैं, उससे हम पैसा पूरा वापस मांग सकते हैं। हम क्रिमिनल साइड में भी जा सकते हैं जहाँ पे हम उसके अगेंस्ट चीटिंग का केस कर सकते हैं। क्रिमिनल केसेस, अगर मान लीजिए उसने कोई डॉक्यूमेंट बनाए थे जिनके बेसिस पे उन्होंने हमें ये दिखाया, ये समझाने की कोशिश की या ये बताया कि वो संपत्ति के ओनर थे, तो 467 में आईपीसी में आप कार्यवाही कर सकते हैं। बट इस संपत्ति के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। संपत्ति जो असली हकदार होगा उसके पास वापस चली जाएगी, आप अपना पैसा ले सकते हैं। जिसने आपको ये संपत्ति दी आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं जी। पर टाइटल के बारे में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो टाइटल खुद होल्ड करता है उससे बेहतर टाइटल वो किसी और को नहीं दे सकता है जी। विकास जी, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किन दस्तावेजों का होना काफी जरूरी होता है? कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो अनिवार्य हैं? देखिए, अगर कानून की दृष्टि पे बोले तो कानून की दृष्टि में तो सिर्फ पहली वाली सेल डीड का ही ओरिजिनल मांगते हैं कि अगर मैंने संपत्ति आपको दी तो मैंने संपत्ति अगर किसी से ली थी तो उस रजिस्ट्री को वो मांगेंगे, उसकी कॉपी। और जो आपके और हमारे बीच रजिस्ट्री हो रही है, जो हम डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, वो होगा। पर ये एडवाइस मैं दूंगा लोगों को, ये सुझाव मेरी तरफ से होगा कि हमेशा जब भी कभी आप प्रॉपर्टी के बारे में करें तो टाइटल सर्च करें। टाइटल सर्च का बेसिकली मतलब होता है कि ये प्रॉपर्टी पहले कहाँ रही और किन किन हाथों से पास होते हुए इस ओनर के पास पहुंची है जिस ओनर से आप ले रहे हैं। और आप हमेशा ये ओनर से डिमांड करें कि चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं इन प्रॉपर्टीज के ट्रांजैक्शंस को लेके, एक हाथ से दूसरे हाथ प्रॉपर्टी जैसे गई है उसका जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो आप ले, टाइटल सर्च करें ताकि आप से दुरुस्त रहें कि जिस आदमी से आपने ये खरीदा है आश्वस्त हों कि जिस आदमी से आप ये खरीद रहे हैं वो आदमी वाकई में इस प्रॉपर्टी का ओनर है। विकास जी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है और रजिस्ट्रेशन की समय सीमा और फीस के बारे में भी हमें बताएं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देखिए, वैसे कायदे से कहा जाए तो बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। इसमें आप एक डॉक्यूमेंट बेसिकली ड्राफ्ट करते हैं जिसके लिए आप किसी भी लॉयर की मदद ले सकते हैं। नॉर्मली रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपको लॉयर्स अवेलेबल होते हैं जो इसमें रजिस्ट्रेशन में ही काम कर रहे होते हैं। उसमें जो दस्तावेज आप लिखते हैं उसमें ये जरूरी होता है, ये चीजें आनी जरूरी हैं कि कितना पेमेंट किया जा रहा है, सारा पेमेंट कर दिया गया है या भविष्य में कोई पेमेंट करने की बात हो रही है, प्रॉपर्टी के बारे में, ट्रांसफर के बारे में, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होने के बारे में, उसके अगेंस्ट कोई भी चार्ज नहीं क्रिएट होने के बारे में, ये सारी चीजें जरूरी हैं कि आप उस दस्तावेज में लिखें। और उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है जिसकी एक नॉमिनल फीस, रजिस्ट्रेशन की फीस नॉमिनल होती है, हर स्टेट में वेरी करती है, बट वो मेन नहीं होती है। मेजर आपको जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है
वो होता है स्टैम्प ड्यूटी को लेके, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन अमाउंट का एक पोर्शन होता है जी। तो वो थोड़ा सा बड़ा अमाउंट होता है। आप उसको पेमेंट करते हैं, आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना होता है, जिसमें कम से कम 2 गवाह होने चाहिए आपके साथ, और उन 2 गवाहों की मौजूदगी में बायोमेट्रिक वगैरह आजकल किया जाता है। पहले इम्प्रेशन वगैरह भी लिए जाते थे, अब बायोमेट्रिक में काफी कुछ हो जाता है। तो एक फॉर्मेलिटीज होती है जिनके हिसाब से होता है, तो वो प्रक्रिया पूरी फॉलो की जाती है। जहाँ तक समय सीमा की बात है, तो समय सीमा इसमें एग्जीक्यूट, जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है जी, दो फेजेस हो सकते हैं। एक हो सकता है जब मैंने दस्तावेज साइन किया, एग्जीक्यूट किया। दूसरा होता है उसको रजिस्टर कराना। तो रजिस्टर कराना और एग्जीक्यूशन के बीच में कानून म्याद देता है 4 महीने का, कि 4 महीने के अंदर ये प्रक्रिया हो जानी चाहिए उन दस्तावेजों के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है जी। तो ये होता है। और जैसे मैंने बताया कि फीस, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन की फीस नॉमिनल ही है। विकास जी, अब ज्यादातर ऐसे हो गए हैं कि ज्यादातर चीजें ऑनलाइन ही लोग करना पसंद करते हैं, जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है? ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑनलाइन का वैसे हम और आप कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि ऑनलाइन का मतलब कि मेरे घर में बैठ के मैं ऑनलाइन कर सकूं। जी। ये सुविधा अभी तक मेरी जानकारी में कहीं भी अभी हिंदुस्तान में नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर चालू हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सिस्टम ये होता है कि एक ऑफिस होता है जहाँ पे आपको जाना होता है, आप पहले से एक अपॉइंटमेंट लेते हैं, स्लॉट बुक होता है जी। जो भी आपका टेक्स्ट है डीड का, जो आप सेल डीड मान लीजिए कर रहे हैं, तो आप पहले से ही वो सेल डीड, जो एजेंट्स होते हैं इनके पास, तो वो हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए जो रजिस्टर्ड व्यक्ति होता है, जो इनका एजेंट होगा ऑथराइज, वही कर सकता है। वो लॉग इन करेगा, वो अपना किस तरह का डॉक्यूमेंट आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेगा, डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट वो अपलोड कर देगा, और एक आपको नियत वक्त पे आपको एक अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा कि फला तारीख को इतने बजे आपका अपॉइंटमेंट है। जिस वक्त आपको उनके दफ्तर में जाना होगा, जिस वक्त वहीं पे फिर बायोमेट्रिक वगैरह या गवाहों की फोटो, आपकी फोटो, दस्तखत वगैरह वो हो जाता है जी। प्रक्रिया सहूलियत वाली हो गई है। पहले होता था कि आप सुबह से जाके टोकन लेके इंतजार कर रहे होते हैं कब आपका नंबर आएगा, फिर वो डॉक्यूमेंट्स वहीं पे आपके कॉपी हो रहे होते हैं, वहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अब ये सारा सेंट्रल सर्वर के थ्रू हो जाता है जी। तो प्रक्रिया आसान है, बट अभी इस लेवल पे नहीं हुई है कि मैं अपने घर पे बैठ के भी कर सकूं। जी विकास जी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के वक्त जो सेल एग्रीमेंट होता है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एग्रीमेंट टू सेल मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी दस्तावेज होता है, क्योंकि आपको एक राइट दे देता है प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि आज मैंने किसी से एक प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा की, हम एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए हैं, पर हो सकता है कि कल उस व्यक्ति को किसी दूसरे से एक बेहतर ऑफर मिल जाए जी। तो वो हो सकता है मेरा ऑफर नकार दे। अगर मैं एग्रीमेंट टू सेल कर देता हूं तो वो बाध्य होता है इस एग्रीमेंट टू सेल को कॉम्प्लाई करने के लिए, और अगर वो नहीं करता है तो मैं अदालत में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता हूं, जिसमें मैं अदालत से ये बोल सकता हूं कि मैं अपने हिस्से का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कमिटमेंट हैं इस एग्रीमेंट में, वो मैं पूरी करने को तैयार हूँ। आप सामने वाले को निर्देशित करें कि वो इस चीज को अपने हिस्से के ऑब्लिगेशंस को पूरा करें। तो ये कायदे से देखा जाए तो दोनों के लिए सही होता है, क्रेता के लिए भी और विक्रेता के लिए भी। क्योंकि विक्रेता के साथ भी ये है कि आज मान लीजिए उसने क्रेता से बात कर ली और क्रेता के कहने पे वो अगले 1 साल तक किसी और से बात नहीं कर रहा है प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, वो भी सिक्योर हो जाता है कि जिस बिंदु पे मेरी बात हुई है, जिस बिंदु पे हमारी सहमति हुई है, उस बिंदु पे क्रेता और विक्रेता दोनों बात होंगे। इसलिए हमेशा एडवाइजेबल है कि अगर आपकी डील तुरंत नहीं आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो ये हमेशा एडवाइजेबल है कि आप एग्रीमेंट टू सेल करिए, और उसमें अपनी सारी चीजें किस हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, क्या पेमेंट की शर्तें होंगी, क्रेता और विक्रेता की क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये सारी उसमें लिखित करें। जी विकास जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, प्रदीप श्रीवास्तव कानपुर से। वो जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में जहां तक है। प्रदीप जी, क्या कुछ है आपका सवाल, आप जान सकते हैं। सर, मेरे पिताजी के नाम से जमीन थी। जी प्रदीप जी, आगे बताइए। मेरे पिता
पिताजी की जमीन थी कल्याणपुर में, तो उनके जिंदा में ही किसी ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना करके और मेरी पूरी जमीन सेल कर दी। मैंने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस वाले कह रहे थे कि जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तब उन्होंने क्यों नहीं मना किया। जी विकास जी, देखिए इसमें पहली चीज तो ये देखिए, पुलिस के पास आप जा रहे हैं, वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आप कर रहे हैं, ठीक है, आप उसमें चीटिंग करिए, फोर्जरी करिए, आप 467, 468 वगैरह उसमें जोड़ सकते हैं, वो अलग चीज है। बट पैरेलली आपको सिविल सूट इसमें करना चाहिए, जिसमें आप कैंसिलेशन, जो सेल डीड है उसको आप चैलेंज करेंगे, उसके कैंसिलेशन की डिमांड करेंगे। और क्योंकि उस आपके पिताजी, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि शायद आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, आप उनके उत्तराधिकारी होते हैं, तो आपको अधिकार होता है कि आप उस संपत्ति के लिए चैलेंज करें। हाँ, आपको एविडेंस के थ्रू ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी फर्जी थी, आपके पिताजी ने नहीं दी, और आपके पिताजी की सहमति के बिना इस संपत्ति की सेल की गई है, वो आपको एविडेंस में प्रूव करना होगा। पर सिविल सूट आपको करना पड़ेगा इसको चैलेंज करने के लिए, जो सेल डीड हुई है, जो रजिस्टर्ड सेल डीड है। प्रदीप जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब बेहतर तरीके से मिल पाया होगा। साथ ही साथ विकास जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर तमाम कानूनी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।